मेरी शादी 16 साल की लड़की से हो गई। मैं उसे बच्ची समझता, लेकिन वो मुझे वो कहकर ताने मारती। फिर जो हुआ उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शादी वाले दिन मेरी पत्नी घर से भाग गई। रिश्तेदार हमारा मजाक ना उड़ाए, इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से कर दी। लेकिन मैं यह शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी बच्ची थी। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि शादी की पहली रात पति पत्नी क्या करते हैं। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरी कम उम्र पत्नी ने अचानक ही। मैं घर में सबसे छोटा था। मुझसे बड़े 2 भाई और 2 बहनें थी। सब शादीशुदा थे। मैं सबका लाडला था। ज़्यादातर ऐसा ही होता कि मेरे मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हो जाती थी। हमारा घर एक खुशहाल घर था। एक दूसरे का ख्याल रखना, सम्मान देना, एक दूसरे के काम आना हमारे घर की परंपरा थी। मेरी माँ जरा पुराने ख्याल की मालिक थी। अपने खानदान और आस पड़ोस की बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करती थी। मेरी माँ का शुमार उन लोगों में होता था जो हमेशा हर काम में इस बात को रखती है कि लोग क्या कहेंगे। उनके इस जुमले से हम बहुत परेशान हो गए थे। ना सिर्फ परेशान बल्कि तंग भी थे। मेरी माँ को इतनी परवाह हमारी नहीं होती थी जितनी लोगों की होती थी कि अगर ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बस हर जगह मेरी माँ को अपनी इज्जत और लोग क्या कहेंगे बस यही दिखाई देता था। कभी कभी तो पापा भी चिढ़ जाते थे। पापा कहते, अरे कहने दो लोगों को जो कहते हैं, किस बात की इतनी चिंता करती हो, लोग भले कुछ सोचते भी ना हो। मगर मेरी माँ का वही एक प्रकार का रटा रटाया सेंटेंस जो सबको चिढ़ाने के लिए काफ़ी होता था। कभी कभी हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों का पता ही नहीं चलता कि खुशियाँ क्या होती हैं। किसी ने सही कहा है, जिंदगी इम्तिहान उसी का लेती है जो सबसे लाडला होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, दिव्या भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वो जब भी कॉलेज जाती तो रास्ते में आते जाते मैं उसे देखा करता और मुश्किल से ही अपने दिल को संभाल पाता था। मगर हमें क्या पता होता है कि हमारी ज़िंदगी में कब कौन आ जाता है और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसके बिना जीने के बारे में भी सोच नहीं सकते। ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। दिव्या इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नज़र देखे तो दोबारा देखने की इच्छा जरूर करेगा। वो किसी परी से कम नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत में बनाया हो। मैं अपनी पढ़ाई से फ्री हो चुका था और नौकरी ना मिलने की वजह से ज़्यादातर मोहल्ले में इधर उधर खड़ा रहता था। एक दिन दिव्या कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में ही मैंने उसे रोक लिया। सोचा उससे बात करके देखता हूँ क्या कहती है। लेकिन मेरी इस हरकत से वह बहुत घबरा गई थी। मगर मैंने सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में पूछा। मैंने पूछा कि आकाश आजकल दिखाई नहीं देता। उसकी घबराहट देखकर मेरी कुछ और कहने की हिम्मत ही नहीं हुई थी, बल्कि उसकी इतनी ज़्यादा घबराहट देखकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरी वजह से वह कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा। इधर मेरी माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर जोर डाल रही थी। उनकी एक रट थी कि जल्दी नौकरी तलाश करो ताकि तुम्हारी भी शादी कर सकूं। और मैं अभी यह सब नहीं चाहता था। सब दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यूँ कहना चाहिए कि बहुत बड़ी बर्बादी होती है। इंसान बस पत्नी और बच्चों में फंस कर रह जाता है। फिर उसे दुनियादारी का कोई होश नहीं रहता। सारी ज़िंदगी के मज़े तो शादी से पहले तक ही होते हैं, बाद में तो बस सज़ा मिलती है। मुझे भी अंदाज़ा था कि इंसान शादी के बाद कितना परेशान रहता है। मैंने खुद देखा था, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई शादीशुदा थे, किस तरह पत्नी और बच्चों के बीच फंसे रहते थे, रोज भागम भाग करते रहते थे। खैर, शादी तो करनी ही पड़ती, जिंदगी अकेले नहीं कटती। मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि दिव्या की पढ़ाई पूरी हो जाए तो अपनी माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लूँगा। अभी माँ को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं सोचता था तब तक दिव्या की भी पढ़ाई हो जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी। मैं रोज़ अपनी फाइल उठाता और अलग अलग कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। इन जगहों पर मेरे जैसे और भी ना जाने कितने लड़के आने वाले फ्यूचर के सपने सजाए हुए बैठे होते थे।
इतने सारे लोगों में से किसी एक की किस्मत जगती और वह भगवान का धन्यवाद करके खुशी खुशी वापस चला जाता और बाकी सब मुंह लटकाए अपनी फाइल बगल में दबाए किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाते। यह तो रोज का रूटीन बन चुका था। अपनी फाइल लिए कई घंटे किसी कंपनी में इंटरव्यू का इंतजार करना और फिर मुंह लटकाकर वापस घर आ जाना और फिर किस्मत को कोसना। यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता था, बल्कि वहाँ ना जाने कितने लोग ऐसे थे जो अपनी किस्मत आजमाने आते थे और इसी तरह मुंह लटकाए वापस चले जाते थे। मैं भी अपनी दिव्या को आते जाते देखता तो ठंडी आहें भरता कि कब मुझे नौकरी मिलेगी और कब मैं अपनी माँ को रिश्ते के लिए दिव्या के घर भेजूं। मेरे घर से 2 घर छोड़कर ही दिव्या के घर के करीब मेरे मोहल्ले का एक लड़का रहता था। उसका नाम नीरज था। उससे ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, बस ऐसी ही थोड़ी सी हाय हेलो थी। कभी कभी क्रिकेट टीम होने की वजह से हमारी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती थी। अच्छी शक्ल सूरत का लड़का था, रंग भी गोरा था और वह भी आजकल नौकरी की तलाश में था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने अक्सर नोट किया था कि वह दिव्या को उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से मैं उसको देखा करता था। फिर मैंने सोचा, हो सकता है मेरा वहम हो या फिर वैसे भी सब लड़कों की आदत होती है लड़कियों को ताड़ते रहना। मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि लड़के तो आते जाते लगभग हर लड़की को ताड़ते हैं। यकीनन यह भी ऐसे ही देखता होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब दिव्या वहाँ से गुजरती और नीरज उसे देखता तो दिव्या भी उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। 1-2 बार तो मैंने ऐसे ही नोटिस कर लिया। फिर उसके बाद मैंने खास ध्यान देना शुरू कर दिया तो सच में दोनों की आंखें चार होते ही दोनों हल्के से मुस्कुरा देते थे। मेरे लिए यह बात बहुत ही तकलीफ देने वाली थी, लेकिन मैं बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि दिव्या से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं किस रिश्ते के आधार पर दिव्या को उस लड़के के करीब जाने से रोकता? बस घर जाकर कमरे में इधर से उधर फिरता रहता और प्लानिंग करता रहता कि किसी भी तरह दिव्या को अपने दिल का हाल बता दूं और उस लड़के से पीछा छुड़ाऊं। मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता था। एक तो नौकरी की समस्या और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझसे दूर जाती दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? अपनी दिन रात की सोच से परेशान रहने लगा था और अब घर वालों को भी मेरी दिनों दिन खराब होती हालत से परेशानी होने लगी कि आखिर बात क्या है। वह मुझसे अक्सर पूछते कि तुम क्यों इतना परेशान रहते हो, जो बात है वह बताओ। तो मैं टाल देता, बस नौकरी नहीं मिल रही इसलिए परेशान हूँ। लेकिन जो मेरी असल समस्या थी वह अभी मैं बताना नहीं चाहता था। मगर कब तक? आखिर एक दिन बड़ी भाभी मेरे कमरे में आई और उन्होंने बड़ा हौसला दिलासा दिया, खूब बातें की और मुझे दिल की बात कहने पर राजी कर ही लिया। और फिर मैंने भी उनके सामने दिव्या के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं दिव्या से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने भाभी से कहा कि नौकरी नहीं मिल रही, नहीं तो अब तक मैं दिव्या के घर अपना रिश्ता भेज चुका होता। भाभी ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि तुम्हारा रिश्ता लेकर दिव्या के घर जाएंगे। तो उन्होंने मुझे यह भी दिलासा दिया कि तुम तब तक ऐसा करो, दिव्या को साफ शब्दों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। भाभी काफ़ी देर तक मुझे दिलासा देती रही और समझाती रही। मुझे काफ़ी हौसला मिला कि एक तरफ का मामला तो ठीक हुआ। मैं अब दिलो जान से नौकरी की तलाश में निकलता, अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। आखिर भगवान की कृपा हुई कि एक जगह मुझे नौकरी मिल गई। जॉब अच्छी थी, मुझे बहुत सुकून मिला। घर वाले भी बहुत खुश हुए। अपनी खुशी में मैं दिव्या को भी शामिल करना चाहता था। सोचा शाम को भाभी को कहूँगा कि मेरे साथ उसके घर चले और दिव्या और उसकी मम्मी को यह खुशखबरी दे और इशारों इशारों में उन्हें बताए कि हम दिव्या से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले तो भाभी नहीं मान रही थी, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भाभी मान गई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत खुश था और ऐसा लग रहा था कि चीख चीख कर अपनी खुशी का इजहार करूं। मगर ये बचकाना इच्छा मैंने अपने दिल में ही रखी। मैंने छत पर जाकर एक लंबी सांस ली। इस दौरान मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर पड़ी, जहां नीरज और दिव्या आपस में बात कर रहे थे। मेरी सांस वहीं की वहीं रुक गई थी। मेरी आंखों में नफरत और दिमाग में गुस्से का तूफान चलने लगा, क्योंकि वह पूरे ध्यान से दिव्या से इशारों में कुछ बातें कर रहा था।
दिव्या अपने आंगन में खड़ी थी। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रहा था। इतने में दिव्या की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह जल्दी से कमरे में चली गई। मैं नफ़रत से उस लड़के को घूरने लगा। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन कुछ कहने लगा कि मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद वह लड़का भी नीचे उतर गया। मैं फिर सोचने लगा कि अब क्या करूं। इससे पहले कि पानी सर से पार हो जाए मुझे कोई कदम उठाना ही होगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। यही सोचते हुए मैं नीचे आ गया। सब ने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई और फिर भाभी से कहा कि मम्मी से भी बात करो और उन्हें इस रिश्ते के लिए तैयार करो। मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज ही मम्मी जी को तुम्हारी पसंद के बारे में बताऊंगी और जल्दी ही समस्या का कोई हल निकालते हैं। भाभी ने यह भी कहा कि खुद को ठंडा रखो, उस लड़के को इग्नोर करो और मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की, मगर मैं अंदर ही अंदर उबल रहा था और डर भी रहा था कि कहीं वह लड़का मुझसे पहले ही मेरी दिव्या को उड़ा न ले। खैर, मेरी चिंता देखकर भाभी ने मम्मी को सारी बात बताई। पहले तो मम्मी नहीं मानी कि अभी नहीं, अभी अभी तो नौकरी लगी है, वैसे भी पड़ोसी हैं, अगर बात ना बनी तो लोग क्या कहेंगे कि ज़रूर लड़का और लड़की पहले से सेट थे। लेकिन किसी न किसी तरह भाभी ने माँ को तैयार कर ही लिया और फिर मेरी मम्मी और भाभी मेरा रिश्ता लेकर दिव्या के घर गई और जब तक उसके घर में रही मैं बेचैनी से इधर उधर टहलता रहा और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान करे उसकी माँ राजी हो जाए और कोई परेशानी ना हो। करीब 2-3 घंटे बाद वह दोनों वापस आ गए। मैं जल्दी से उनके सामने गया कि मुझे देखकर बताएं कि कोई खुशखबरी है या नहीं, पर वे दोनों मेरी तरफ एक नज़र देखकर अंदर चली गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कई तरह के ख्याल 1 मिनट के अंदर ही दिमाग में चक्कर लगाने लगे और मुझे परेशान करने लगे, यानी कि बात नहीं बनी। मैं सोचता हुआ उनके पीछे कमरे में चला गया और मम्मी और भाभी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वह दोनों पहले मुंह नीचे करके बैठी रही, फिर मेरी तरफ देखा और फिर अचानक ही उनकी हंसी निकल गई। मैं हैरान और परेशान उनको 2 मिनट तक देखता रहा। फिर उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बताया कि वह इस रिश्ते के लिए राजी हैं। दिव्या की मम्मी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं। मैं खुशी से चीख पड़ा था। भाभी ने कहा, हाँ भाई, खुश हो जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। इतने में बाकी घर वाले भी आ गए। सब ने मुझे बधाई दी और मुझे खूब तंग किया। मेरी खुशी की तो कोई हद ही नहीं थी और मैं खुश कैसे न होता। मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत मुझे मिलने वाली थी, पर दिल में एक ख्याल यह भी था कि कहीं दिव्या को तो कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैंने चुपके से भाभी से पूछा कि उसकी मम्मी ने अपनी बेटी से पूछा या नहीं कि क्या वह शादी के लिए तैयार है। भाभी ने बताया कि जाहिर सी बात है कि दिव्या की माँ ने बिना दिव्या की मर्जी के यह रिश्ता तय नहीं किया होगा। और फिर दिव्या ही चाय बनाकर लाई थी और जब मम्मी ने उसे रिश्ते की बधाई दी तो वह चुप रही थी, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। मतलब माँ बेटी के बीच जरूर बातचीत हो चुकी थी और आंटी ने उससे पूछकर ही हाँ की होगी। यह सब कुछ सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो, सामने वाले लड़के पर बाजी मार ले गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने लगे थे कि कब शादी का दिन रखें, शादी में यह करेंगे वह करेंगे और साथ ही साथ मुझे छेड़ रहे थे। एक हंगामा सा मच गया था घर में। खैर, मैं अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए दिव्या के दरवाजे पर नज़र डाली कि शायद वह नज़र आ जाए, शायद कहीं मिल जाए। मुझे उसकी मर्जी जाननी थी। मैं अपने कानों से उसकी हाँ सुनना चाहता था, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र नहीं आए। दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन सब ने कहा कि दिव्या की मम्मी से शादी की तारीख मांग ली जाए, यूं लटकाए रखना ठीक नहीं। सब ने फैसला किया कि आज शाम मम्मी और दोनों भाभियां जाकर दिव्या की मम्मी से शादी की तारीख ले आएंगे। भाभी ने फ़ोन करके उनकी मम्मी को बता दिया था कि आज शाम हम तारीख लेने आ रहे हैं। उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं था, सब बहुत खुश थे। शाम को मम्मी और दोनों भाभियां दिव्या के घर तारीख लेने चले गए। हम सब इसी इंतज़ार में थे कि कब वह वापस आए और पता चले कि शादी की डेट कब की तय की गई है और फिर हम वैसे ही तैयारी शुरू करें। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। 3 घंटे बाद मम्मी और भाभियां घर वापस आए। हम सब उनके आसपास जमा हो गए थे। पता चला
2 महीने के बाद की तारीख तय हुई है। सब ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई मंगवाई गई। हम सब ने मुंह मीठा किया। मैं उस दिन बहुत खुश था। घर में भी खुशी का माहौल था। सब शॉपिंग की लिस्ट तैयार करने लगे, अपने अपने कपड़ों की बातें करने लगे। अब मैं भी अंदर से सुकून महसूस कर रहा था और अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब पर लगा चुका था। पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा था। मैं चाहता था कि शादी तक अपने बॉस का दिल जीत सकूं। उस दिन के बाद से मुझे दिव्या कभी नज़र नहीं आई थी। बहुत कोशिश की मगर उसे देखने में नाकाम रहा, लेकिन फिर भी सुकून था कि अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। हम सब के अंदर जैसे बिजली जैसी तेजी आ चुकी थी। घर में एक हलचल मची हुई थी। समय के गुजरने का पता ही नहीं चला और फिर दिन पास आते गए। मेरे लिए शादी की ड्रेस पसंद की गई। दुल्हन के कपड़े भी तैयार हो गए थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। भाभी और बहनों ने ढोलक रख ली थी। दोपहर तक शॉपिंग करते और रात को कामों से फ्री होकर ढोलक लेकर बैठ जाते। मुझे बीच में बिठाकर खूब गाने बजाए जाते। मैं भी उन गानों में शामिल हो जाता। भाभियाँ छेड़छाड़ भी करती, शरारतें भी करती, हंसी मजाक चलता रहता। सब खुशियों में मगन थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई। कोई भी सोने के लिए तैयार नहीं था। सब अपनी अपनी मस्तियों में मग्न थे। सुबह मुझे दूल्हा बनना था, वह भी अपनी पसंद की लड़की का। यह सोचकर ही मेरे दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। सारी तैयारी पूरी थी। आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा समय था जब मम्मी ने सबको डांट कर सुलाया। सुबह बारात की तैयारी करना है, चुपचाप सब सो जाओ। सब लोग सुबह जल्दी ही उठ गए और बारात की तैयारी करने लगे। टेंट भी लग चुका था। मैं तो ऐसे ही टहलता हुआ बाहर निकल आया और दिव्या के घर की तरफ झांका, लेकिन वहाँ तो बहुत ही खामोशी थी। पता नहीं क्यों 3-4 दिन पहले तो वहाँ भी खूब रौनक थी, लेकिन आज इतनी खामोशी क्यों थी। मैंने भाभी से कहा कि जाकर पता करें, लेकिन भाभी ने मुझे चुप कर दिया कि कुछ देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, ज़्यादा उतावले मत बनो। लेकिन मैंने भी जिद करके भाभी को दिव्या के घर भेज दिया। मेरी जिद को देखते हुए भाभी चली गई थी। थोड़ी देर बाद आई तो मैंने देखा कि भाभी के चेहरे पर कुछ परेशानी थी। जिस खुशी से वह गई थी, वापस आकर उनकी खुशी गायब हो चुकी थी। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए थे। मम्मी उनके कंधे पकड़कर पूछ रही थी, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैं भी भाभी के पास पहुंच गया था। मैंने कहा, भाभी सब ठीक तो है ना। भाभी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मम्मी ने फिर गुस्से से खामोशी का कारण पूछा। वह धीरे से बोली, मम्मी जी, जब मैं लड़की वालों के घर गई तो दिव्या की मम्मी रो रही थी। घर में सब बहुत परेशान थे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। पहले तो मैं समझी बेटी की जुदाई में ऐसा है। जब मैंने दिलासा दिया तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं बहुत हैरान हुई कि आंटी आप क्या कर रही हैं, भगवान के लिए कुछ बताएं, आखिर बात क्या है। तब वो कांपती हुई आवाज़ में बोली कि दिव्या इस शादी से खुश नहीं थी। हालांकि मैंने पूछा था तो उस समय वह खामोश रही थी। सिर्फ इतना कहा था कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर उसके पापा ने समझाया था, अभी नहीं तो जब भी करनी है करनी तो है, और फिर रिश्ता अच्छा है बेटी, देखो वह लोग भले लोग हैं, तो फिर अभी शादी करने में क्या दिक्कत है। फिर वह खामोश हो गई थी। हम समझे कि वह शादी के लिए धीरे धीरे खुद को तैयार कर लेगी। हमारे मुंह पर कालिक लगाकर पता नहीं कब घर से चली गई। आप लोग हमें माफ़ कर दें, यह कहकर वह बेहोश हो गई। उनकी बहन ने पानी के छींटे मारे, तब कहीं जाकर उन्हें होश आया। उनकी हालत बहुत ख़राब है। भाभी के मुंह से इतना सुनना था कि मेरी मम्मी सोफे पर गिर पड़ी और मेरे पाँव के नीचे से भी ज़मीन निकल चुकी थी। भाभी की बताई कहानी सुनकर और ऊपर से मम्मी की ख़राब हालत देखकर मैं परेशान हो गया था। हे भगवान, यह सब क्या था, पर ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सबने मम्मी को उठाकर बेड पर सुलाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियाँ चहल पहल रही थी, नाच रही थी, वहाँ अब गम के साए मंडराने लगे थे। बेचैनी और बेकरारी सबके चेहरे पर दिखने लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख मार मार कर अपने दिल का सारा गुस्सा निकाल दूं। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले ही मना कर देती, यूँ सबके सामने रुस्वा तो ना करती। अब क्या होगा। सारे मेहमान आ चुके थे। पंडित जी भी तैयार बैठे थे। बारात जाने के लिए तैयार थी।
यार दोस्त हौसला दे रहे थे, लेकिन दिल को किसी भी तरह दिलासा नहीं मिल रहा था। कुछ देर के बाद मम्मी कमरे में आई। मैं उन्हें देखकर खड़ा हो गया। वह सदियों की बीमार लग रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थे। मम्मी ने मुझे सीने से लगाया। मैं छोटे बच्चों की तरह मम्मी के सीने से लगा और फिर मेरे आंसू खुद ब खुद निकलने लगे। हालांकि मैं चुप था, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर चीखें मार रहा था। मम्मी ने वहीं बेड पर मुझे अपने पास बिठाया और फिर कहा कि जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। शायद दिव्या तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। मम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया, लेकिन इस समस्या का जो हल बताया उसे सुनकर मेरा सर घूम गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी मम्मी ने कहा, देखो बेटा, सब मेहमान आ चुके हैं। अगर अब शादी नहीं हुई तो हमारा तमाशा बन जाएगा। हमारी इज्जत सरेआम उछल जाएगी और अपने घर की इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि तुम मेरी सहेली की बेटी अंजलि से शादी कर लो। सबके मुंह बंद करने का एक यही रास्ता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो या खामोशी से मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। मैंने अपनी मम्मी से कहा, लेकिन मम्मी, वह तो बहुत छोटी है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा टाइम दे। मैंने मम्मी से विनती भरे शब्दों में कहा। मम्मी ने कहा, टाइम? किस बात का टाइम? तुम्हारी पसंद पर हम सब ने खामोशी से सर झुका दिया था। तुम्हारे कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर गए। तुम्हारी पसंद पर कोई ऐतराज नहीं किया। अब अगर भगवान को मंजूर नहीं था तो भलाई इसी में है कि तुम भी खामोशी से भगवान की इस मर्जी पर अपना सर झुका दो और मेरी बात मान लो और उस लड़की से शादी कर लो। हमने भी तो तुम्हारी बात मानी थी। जिस लड़की के बारे में तुमने कहा, हम उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए, लेकिन उसने अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। तो अब उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। जो अपने सगे माँ बाप की ना हो सकी, वह किसी और की क्या होगी। बस अब मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। मैंने तुम्हारे भाइयों को बोल दिया है, वह होटल में इंतजाम करने चले गए हैं। अब अगर तुमने मना किया तो मेरा मरा मुँह देखोगे। मम्मी यह कहकर रोने लगी। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बातें मत करो। भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मुझे आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ प्यारी नहीं। आप पर मेरी हर खुशी कुर्बान है। मैंने तड़प कर अपनी माँ के कदमों में बैठते हुए कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने अपना सर अपनी माँ की गोद में रख दिया। मम्मी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे आशीर्वाद दिया और बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद मत करो। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। किसी एक के जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती। अगर उसने तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सब कुछ भूल कर। मैंने अपने आंसू अंदर ही अंदर पी लिए थे। खैर, घर के खास लोगों को प्रोग्राम के बारे में बता दिया गया था। लोगों को कहा गया कि अब होटल में बारात जाएगी। कुछ बातों को इधर उधर करके भाभी और मेरी बहनों ने बात संभाल ली थी। बुझे हुए चेहरों के साथ और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी तक पहुंचा। सजी हुई गाड़ी अब मुझे वीरान लग रही थी। खैर, मेरी शादी हो गई। कैसे हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस मेरी माँ को दिया हुआ वादा निभा रहा था। अपनी सोच में इतना गुम था कि पता नहीं चला कब दुल्हन लेकर मैं वापस घर आ गया। मुझे यह सब एक भयानक सपना लग रहा था। बारात भी गई, दुल्हन भी आए, मगर सब एक मजबूरी में किया गया। मुझे दिल के साथ सब घर वालों का जो जोश था वह खत्म हो गया था। फिर भी हर एक रस्म को पूरा किया गया। लोगों का मुंह बंद रखने के लिए मजबूरी में यह शादी हुई या फिर ज़बरदस्ती करवाई गई। मैं सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया। सब मेरी हालत को अच्छी तरह समझ रहे थे। जिस इंसान की होने वाली पत्नी घर से भाग जाए, उसके मुंह पर जो जूता पड़ता है और जो बेइज्जती होती है, वह शायद ही कोई समझ सकता हो। जिंदगी बेईमानी और बेमकसद हो जाती है। ऐसा लगता है कि हर देखने वाली नज़र उस आदमी पर हंस रही हो। मैं सर पकड़े अपने ख्यालों में बैठा था। उसी पल मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो वह मेरी माँ का हाथ था। मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ खा लो। वहाँ भी कुछ नहीं खाया। मम्मी को मेरी हालत का अंदाज़ा था। उन्हें पता था कि मैं भूखा हूँ। माँ भी भगवान का दिया हुआ क्या तोहफा होती है। कुछ कहे बिना सब कुछ समझ जाती है। मम्मी ने फिर कहा, उठो, खाना लगा दिया है, कुछ खा लो। मम्मी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मी, मुझे भूख नहीं है।
मैंने उनके हाथ थामते हुए कहा, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती की तो उनकी खातिर थोड़ा सा खा लिया। भाभी ने कहा, जाओ अब अपने कमरे में। मैंने उनकी तरफ देखा कि प्लीज़ अब तुम मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती मत करो। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू चमकने लगे थे। भाभी ने मुझे समझाया कि बुरी बात है, अब वह तुम्हारी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना अब तुम्हारा फ़र्ज है। तुम्हारे लिए भले ही आज की रात सबसे बुरी रात हो, लेकिन उसके लिए तो यह सपनों भरी रात है। आज की रात के लिए उसने भी ना जाने कितने सपने सजाए होंगे। मैं मरे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वह कमरा जिसमें रहते हुए एक लंबा समय गुजर गया था। अपने कमरे से मुझे बहुत प्यार था। अपने कमरे के अलावा मुझे कहीं भी नींद नहीं आती थी। आज वही कमरा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा कोई अंधेरी गुफा हो। वह कमरा मुझे अजनबी लग रहा था। उस कमरे में जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी थके कदमों के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं नज़र नहीं उठा पा रहा था। दिल पर एक बोझ सा था। सामने बेड पर जो दुल्हन दिव्या बैठी हुई थी, मुझे उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। भला मैं उसे कैसे पत्नी स्वीकार करता। कल तक मेरे दिल में कोई और थी, किसी और को लेकर मैं सपने सजा रहा था। आज अचानक सब कुछ बदल चुका था और फिर मेरे सामने बैठी लड़की मुझसे उम्र में बहुत ही छोटी थी। मैं उसे अपनी पत्नी का स्थान कैसे दे सकता था। मैंने जूते उतारकर साइड रखे और फिर अपनी शेरवानी उतारने लगा और फिर बस ऐसे ही एक निगाह अपनी दुल्हन की तरफ गई थी। लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि वह बेड से टेक लगाए मज़े से सो रही थी। सोते हुए वह एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लगा कि ये जुर्म नहीं तो फिर क्या है। मेरे घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ये मेरी पत्नी बनकर रह सकती है? क्या मैं इसे पत्नी का स्थान दे सकूंगा? क्या ये पत्नी होने का मतलब भी समझती हैं? पत्नी होने के क्या हक होते हैं? क्या ये पूरे कर पाएगी? हे भगवान, मेरे घर वालों ने यह क्या कर दिया। मैं उस लड़की को देखते देखते सोच रहा था। मैं धीरे से अपने बेड पर आया और एक तरफ को लेट गया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पता ही ना चला कि कब नींद आई और मैं सो गया। और जब आँख खुली तो ऐसा लगा कि जैसे अभी आँख लगी और अभी खुल गई, जैसे सूरज बहुत जल्दी निकल आया हो। करवट बदली तो चौंक कर एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी ज़बरदस्ती की पत्नी मेरे करीब बैठी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे बिल्कुल भी इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसे नासमझ जानकर टाल रहा था। मुझे अचानक इस तरह से चौंकता देखकर वह खुलकर हंस पड़ी थी कि आप तो डर गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, डरना किस बात का। फिर वह कहने लगी, आप रात को बहुत देर से कमरे में आए थे। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं उसकी इस हरकत से एकदम चौंक गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मैं जिसे छोटा और मासूम समझ रहा था वह इतनी भी मासूम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ, थोड़ी देर हो गई थी। मैंने उसे हाथ छुड़ा लिया। फिर मैं बोला कि तुम सो रही थी। कहने लगी, हाँ, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा कि आप मुझे उठा देते। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। कहने लगा कि नहीं, मैं भी थका हुआ था। मैं जल्दी से उठा और फ्रेश होने चला गया। मुझे इस कमरे में रुकने का जरा सा भी दिल नहीं कर रहा था। जल्दी से बाहर जाना चाहता था। और फिर मैं जैसे ही फ्रेश हुआ, तैयार होकर जल्दी से बाहर जाने लगा तो वह बोलने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, कहीं नहीं, अभी आता हूँ। यह कहकर मैं टीवी रूम में सोफे पर आकर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मेरा ध्यान दिव्या की तरफ चला गया। क्या दिव्या उस सामने वाले नीरज को पसंद करती थी? क्या वह दोनों साथ भाग गए हैं? मैंने देखा घर में अभी सब सो रहे थे और मम्मी अपनी चाय बनाकर कमरे में चली गई थी। आराम से उठकर मैं बाहर निकल गया। दिव्या के घर की तरफ देखने की इच्छा अब मर चुकी थी। हाँ, उस लड़के का पता करवाना चाहता था। एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा कि सामने घर से नीरज भाई को बुला कर लाओ। वह बच्चा मेरी बात सुनकर जाने लगा, लेकिन मैंने कुछ सोचकर उस बच्चे को रोक दिया और खुद ही नीरज के घर की तरफ बढ़ गया। और फिर मैंने उसके घर का दरवाज़ा बजाया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक आदमी बाहर आया। न वह उसके पापा थे न भाई। एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे।
मैंने कहा कि मैं नीरज का ऑफिस वाला दोस्त हूँ। मैंने देखा वह आदमी जो कोई भी था, यकीनन नीरज का मामा चाचा जो भी था, उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसकी परेशानी मैंने भांप ली। कहने लगा, नीरज दरअसल किसी काम से शहर से बाहर गया है, कोई ज़रूरी काम था। मैंने पूछा तो उसने कुछ हकलाते हुए आवाज़ में कहा, हाँ कुछ ज़रूरी काम था। मैंने पूछा कब तक आएगा? मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम था। वह आदमी कहने लगा कि अभी तो कुछ नहीं पता कि कब तक आएगा। फिर यह कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन मैं वहाँ से हटा नहीं। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी। अंदर से आवाज़ आ रही थी, कोई कह रहा था कि अब उसके दफ्तर से भी पूछने के लिए लोग आने लगे। कल मोहल्ले वालों को पता लगेगा हमारे बेटे का कारनामा ऐसा है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कमबख्त पहले ही बता देता तो इज्जत से उसका रिश्ता मांग लेते। उस लड़की के घर वालों के मुंह पर भी कालिक लगा दिया और हमें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं खड़ा यह सब बातें सुन रहा था। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था, यानी वह दोनों एक साथ घर से भाग चुके थे। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था और उनके मामले में टांग नहीं अड़ाता। इस रुसवाई से यही अच्छा था कि मैं अपनी एक तरफ मोहब्बत का गला घोट देता तो दो घर टूटने से बच जाते। मेरा घर तो ना चाहते बस गया था, मगर दिल तो टूट चुका था। मैं कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा, फिर अपने शरीर का बोझ उठाए वापस घर आ गया। मम्मी ने मुझे बाहर से आते देखा तो हैरान हुई। कहने लगी, तुम कब बाहर गए थे और फिर क्यों गए थे? तबीयत ठीक है? उन्होंने चिंताजनक शब्दों में पूछा था। मैंने कहा कि मम्मी बस ऐसे ही गया था। मम्मी ने पूछा, अच्छा ये बताओ अंजलि सो रही है या जाग गई? मैंने ऐसे ही लापरवाही से कहा, मुझे नहीं पता, शायद जाग गई होगी, देख लो खुद ही जाकर। मैं वहीं सोफे पर लेट गया। मेरे दिमाग में नीरज के घर से आने वाली बातें गूंज रही थी। मैं सोचने लगा, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता होने पर दोनों ने घर से भाग जाना सही समझा। उफ, कितना भयानक और तकलीफ भरा कदम उठाया उन दोनों ने। अगर दिव्या पहले ही अपनी पसंद अपनी माँ को बता देती तो यह सब कुछ ना होता। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची थी तो कसम से मैं रास्ते से हट जाता, यूँ सब के घर वालों को परेशानी से बचा लेता। एक बार तो कहती, क्या मोहब्बत इतनी खुदगर्ज होती है या फिर बेवकूफ़ या अंधी? सोचने समझने की ताकत ही ख़त्म हो जाती है। क्या मोहब्बत जज्बाती हो सकती है? मगर सच्ची मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती। ये क्या किया तुम दोनों ने? मैं अपने सर पर धीरे धीरे मुक्का मार रहा था। तभी मम्मी मेरे कमरे से बाहर आई और सीधा मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या सिर में दर्द है? लाओ मैं दबा दूँ। मम्मी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने कहा, नहीं मम्मी, आप खुद भी बहुत थकी हुई हैं, आप आराम करें, मैं टैबलेट खा लूँगा तो ठीक हो जाएगा। मम्मी ने मेरा हाथ चूमा और चली गई। मैं पछतावे की चक्की में पिस रहा था, मगर अब क्या हो सकता था? इस जिंदगी को अब खामोशी से गुजरना ही था और समझौते की पटरी पर चलना था, अपने लिए और अपनों के लिए। धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा था। मैं फिर से ऑफिस जाने लगा था, लेकिन अब तक मैंने अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह बहुत ही अच्छी और समझदार है। वह कम उम्र जरूर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। उसने बहुत ही समझदारी के साथ पूरा घर संभाल लिया था। उसके अच्छे व्यवहार से सब घर वाले बहुत खुश थे। मेरी भी बहुत सेवा करती थी, मेरे साथ हंस हंस कर बातें करती। जब वह हंसती तो उसके गाल पर एक डिम्पल पड़ जाया करता था, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता था। उसके मासूम से चेहरे पर यह डिम्पल बहुत ही प्यारा लगता था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखता रह जाता था। धीरे धीरे मेरे दिल से दिव्या का गम निकलता जा रहा था और मेरे दिल में अंजलि की मोहब्बत बढ़ने लगी थी। सच कहते हैं, तूफान जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से गुजर भी जाता है, लेकिन बहती हुई नदी धीरे धीरे बहती रहती है और हमेशा बहती है। दिव्या के लिए मेरा प्यार एक तूफान था जो एकदम से ख़त्म हो गया था, लेकिन अंजलि के लिए मेरी मोहब्बत शांत बहती हुई नदी की तरह थी, जो मेरे दिल में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अंजलि बहुत ही शरारती थी। जब भी मैं ऑफिस से थका घर आता तो उसकी शरारतें मेरा मूड खुशनुमा बना देती थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अंजलि को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन उस रात
जब मैं अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, अंजलि मेरे बराबर बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन मैं उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर रहा था। वह बार बार मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। तभी उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अंजलि बोली, सुनिए, क्या आप वो हो? मैं उसकी बात का मतलब ही नहीं समझा था, या फिर समझ कर भी ना समझ बन गया था। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। उसने फिर कहा, मुझे लगता है तुम वो हो। इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहने लगी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आते, तो मैं समझी कि शायद तुम नामर्द हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम नामर्द भी हुए तब भी मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अंजलि ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया कि मैं तो उसे आंखें फाड़ कर देखता रह गया, लेकिन उसकी नामर्द वाली बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने अंजलि से कहा कि मैं नामर्द नहीं हूँ। मेरी बात पर अंजलि की आंखों में फिर शरारत उभर आई थी और फिर उस रात मैंने अंजलि पर साबित कर दिया कि मैं नामर्द नहीं हूँ। मैंने उसके खूबसूरत और नाजुक से शरीर को बाहों में भर लिया था और पूरी रात अपनी मोहब्बत से सराबोर करता रहा। अब तक मेरे मन को शायद दिव्या जकड़े हुई थी, लेकिन अब मेरे मन पर पूरी तरह अंजलि का कब्जा हो चुका था। अंजलि को बाहों में भरते ही दिव्या का ख्याल दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था। अब सिर्फ अंजलि ही मेरी ज़िंदगी थी, अंजलि ही मेरी मोहब्बत थी। मेरी और अंजलि की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और मैं अंजलि के साथ बहुत खुश था। मुझे अंजलि से कोई शिकवा नहीं था। दिनों दिन मेरी और अंजलि की मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर हैरत होती कि फिर भला वो क्या था जो मैं दिव्या के लिए महसूस करता था, क्योंकि अब तो मेरे दिल में दिव्या का कहीं कोई नाम ही नहीं था। कुछ समय बाद पता चला कि नीरज वापस लौट आया है, लेकिन दिव्या नहीं आई थी। मुझे पता था कि दिव्या और नीरज साथ गए थे। नीरज के माँ बाप को भी पता था कि दिव्या और नीरज साथ गए थे, लेकिन जब नीरज आ गया तो दिव्या क्यों नहीं आई? मेरे दिल में अजीब हलचल होने लगी थी। दिव्या के माँ बाप को शायद पता नहीं था कि दिव्या किसके साथ गई है। वह लोग तो यही सब्र किए बैठे थे कि उनकी लड़की घर से भाग गई है और किसी के साथ ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही होगी। लेकिन नीरज को देखकर मुझे दिव्या के लिए इंसानियत के नाते चिंता होने लगी। पता नहीं वह कहाँ कहाँ धक्के खा रही होगी, लेकिन जो कुछ उसके नसीब में हुआ है खुद उसने ही अपने हाथों लिखा है। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद माँ बाप का दिल दुखाने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है। वह कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकती। माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं। मैंने अंजलि पर एक प्यार भरी नज़र डाली। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी ज़िंदगी में तो अब किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते मैं सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बन सकता था। मैंने दिव्या के माँ बाप को सारी सच्चाई बता दी नीरज के बारे में। और फिर जब नीरज के माँ बाप ने पुलिस के जरिए नीरज से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया कि वह दिव्या को साथ ले गया था। वह बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे। नीरज ने बताया कि 2 महीने तक साथ रहने के बाद मैंने दिव्या को छोड़ दिया था। दिव्या डर की वजह से अपने माँ बाप के पास नहीं आना चाहती थी और वहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही थी। पुलिस के जरिए दिव्या के माँ बाप दिव्या को वापस ले आए और अब इस इंतज़ार में बैठे हैं कि दिव्या की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। नीरज को पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया, पर जो भी था, नीरज को इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दिव्या ने उस पर कितना भरोसा किया था। दोस्तों, मैं बस इतना कहूँगी कि माँ बाप कभी गलत फैसला नहीं करते। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं
ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।